चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। डाउट क्लियरिंग सेशन है वैसे भी आज। बड़ी देर भाई नंदलाला, ये कौन है? आयुष। डाउट्स क्लास में ही क्लियर हो जाते हैं। सही बात है भाई। चलो और बताओ कैसी रही तुम्हारी पार्टी? हाँ भाई। आस ने दिल का साथ ना छोड़ा। चलो अच्छी बात है भाई। चलो शुरू करें, पढ़ ले। कहते होंगे देखो, मास्टर जी अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। क्यों भाई, यही कहते होगे? नहीं सर जी, हम भी जानते हैं कभी कभी होता है। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है? हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे। एंड लॉट ऑफ थिंग वी हैव डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन, है ना? तो ये जो मतलब सब टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन क्या है डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चाहे वो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे वो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स हो, या वो आइसोटोप्स के फीचर हो, या वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हो, यहाँ से क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है। ठीक है? तो हाइड्रोजन की खुद की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके, हाइड्रोजन के ऑकरेंस को लेके, आइसोटोप्स को लेके, एंड द स्पेशल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? एंड मोर ओवर द स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही है ना, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, एंड द इनसॉल्युबल, मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी। एंड उसके बाद आपके केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, ठीक है? और ये कुछ क्वेश्चंस भी थे। उसके बाद हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनते हैं, है ना, एंड फिर उन कंपाउंड पे क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट वगैरह, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसके बाद है नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ वाटर वर्सेस आइस, ठीक है? हार्ड वाटर, ओके। चलो, तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर को, ठीक है? और हार्ड वाटर से कैसे उनको हटाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में कि वाटर क्या होता है, दो प्रकार का होता है भाई। और ये टाइप्स क्यों बटे? क्योंकि एक प्योर वाटर होता है और एक इम्प्योर वाटर होता है, ठीक है? इम्प्योर का मतलब जिसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, और इम्प्योरिटीज होने के बाद वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो आजकल आप एक चीज देख रहे होंगे कि आजकल लोगों में बालों की समस्या बड़ी कॉमन हो गई है ना? तो क्या होते थे पहले, है ना, पहले के टाइम के लोगों में क्या होता था कि बाल वगैरह बहुत सही हुआ करते थे, और आज के टाइम में आप देख रहे हो कि बाल वगैरह मतलब बहुत जल्दी ही क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, है ना? तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो रीजन है
कि हम जिस पानी से नहा रहे हैं वो कैसा है। आपने सुना होगा कि दिल्ली का पानी बहुत खराब है, कानपुर का पानी बहुत खराब है, ठीक है, भोपाल का पानी बहुत खराब है। तो पानी क्यों खराब है? क्योंकि आप जिस पानी से नहा रहे हो वो प्योर पानी नहीं है। वो कैसा पानी है? हार्ड पानी है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज है, और इम्प्योरिटीज क्या होती है? हमारे स्कैल्प पे ज्यादा रुक जाती है, तो धीरे 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 वो स्कैल्प से नीचे जाती हैं और वो क्या करती हैं? हमारे जो रोम है उनको क्या कर देती हैं? ब्लॉक कर देती है, ठीक है। और एक बार जो बाल चला गया वो वापस कभी भी नहीं आता है विदाउट अ ट्रीटमेंट। तो हार्ड वाटर के अंदर क्या होती है? इम्प्योरिटीज किसकी होती हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या होता है? सॉफ्ट वाटर दैट इज ऑलमोस्ट प्योर, एंड रेन वाटर क्या होता है? आपका सॉफ्ट वाटर हो जाता है, या फिर आपका मिनरल वाटर हो गया, बिस्लरी वाटर हो गया। ऑल दीज आर द सॉफ्ट वाटर। वाटर फ्री फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जिसके अंदर क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्ट नहीं है, दैट इज कॉल्ड द सॉफ्ट वाटर। इट गिव्स लेदर विद सोप, और ये क्या देता है? सोप के साथ लेदर देता है, मतलब सोप के साथ क्या है? झाग ये बनाता है। फिर था टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। तो ध्यान रखना, ये भी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। क्या होते हैं? इनके हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, जिसको क्या है? बॉइलिंग से हटा दिया जाता है, और क्लार्क मेथड से इनको क्या है? हटा दिया जाता है। सिंपली बॉइल करोगे, कार्बोनेट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, और वहां से वाटर क्या हो जाता है? प्योर हो जाता है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होती है, एंड इन द परमानेंट हार्डनेस due to the presence of soluble salt of magnesium and calcium in the form of chlorides and sulfate। जो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन ये जो होता है मैग्नीशियम के जो क्लोराइड होते हैं, मैग्नीशियम के जो सल्फाइड होते हैं, जैसे मान के चलो मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, तो ये क्या होते हैं? सॉल्युबल फॉर्म होती है। या फिर मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, या फिर कैल्शियम सल्फेट MgSO4 और CaSO4, तो दीज आर द सॉल्युबल फॉर्म, और ये क्या होती है? वाटर में परमानेंट हार्डनेस के फॉर्म में होती है। तो इनको कैसे रिमूव किया जाता है? पहला, ट्रीटमेंट विद द वॉशिंग सोडा, ठीक है, ट्रीटमेंट विद द वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा क्या होता है? ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? निरमा, सर्फ। हो जाता है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होती है, एंड इन द परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इनको कैसे रिमूव किया जाता है? पहला, ट्रीटमेंट विद द वॉशिंग सोडा, ठीक है, ट्रीटमेंट विद द वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा क्या होता है? ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? निरमा, सर्फ, ठीक है, वॉशिंग सोडा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला होता है इसका? सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट, हाँ, सोडियम कार्बोनेट को क्या है? जब आप सर्फ के साथ ट्रीट करोगे, सॉरी, वाटर के साथ ट्रीट करोगे,
तो ये क्या कर देता है, वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि साबुन से कपड़े उतने अच्छे नहीं धुल पाते हैं जितने कि आप सर्फ से धुल लेते हो। साबुन से कपड़े इतने अच्छे नहीं धुल पाते हैं जितना कि आपका सर्फ से होगा, ठीक है। तो साबुन क्यों, क्योंकि साबुन क्या होता है, वो उसके साथ फॉर्म नहीं बनाता है। साबुन क्या होता है, उसके साथ फॉर्म नहीं बनाता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट क्या है, उसके साथ फॉर्म बनाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट ये क्या बनाता है, मिशेल फॉर्मेशन करता है, और मिशेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सर्फ, क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट। हाँ जी, बता रहे हैं डिटर्जेंट। तो कहने का मतलब है कि परमानेंट हार्डनेस को क्या है, ट्रीट विद वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीट करोगे तो वो क्या करेगा, उसको हटा देगा। एंड दूसरा है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड का मतलब क्या होता है कि सिंपली आयंस का एक्सचेंज होगा। आयंस के एक्सचेंज होने से क्या होगा कि जो इनके क्लोराइड्स और सल्फाइड है, इनके क्लोराइड्स और सल्फाइड है, ये क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे दूसरे के साथ, और वहां से क्या हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे, और यहाँ पे प्योर वाटर आपका बच जाएगा। नेक्स्ट होता है सिंथेटिक रेजिन्स मेथड, है ना। सिंथेटिक रेजिन्स मेथड का मतलब होता है जो आजकल किया जाता है, वाटर को परमानेंट हार्डनेस को क्या है, ट्रीट विद वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीट करोगे तो वो क्या करेगा, उसको हटा देगा। एंड दूसरा है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड का मतलब क्या होता है कि सिंपली आयंस का एक्सचेंज होगा। आयंस के एक्सचेंज होने से क्या होगा कि जो इनके क्लोराइड्स और सल्फाइड है, इनके क्लोराइड्स और सल्फाइड है, ये क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे दूसरे के साथ, और वहां से क्या हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे, और यहाँ पे प्योर वाटर आपका बच जाएगा। नेक्स्ट होता है सिंथेटिक रेजिन्स मेथड, है ना। सिंथेटिक रेजिन्स मेथड का मतलब होता है जो आजकल किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक रेजिन मेथड कहते हैं। अब ये जो मिशेल फॉर्मेशन होता है, अब ये क्या होता है, तो जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा मिशेल फॉर्मेशन क्या होता है। और मिशेल एक ऐसा जिसके क्या होते हैं, दो एंड होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, टेल और हैंड। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। मतलब ये जो सरफेस रहती है, ये कैसी रहती है, अवे फ्रॉम वाटर, अवे फ्रॉम वाटर। और हाइड्रोफिलिक जो रहती है, दैट इज टुवर्ड्स दी वाटर, वाटर लविंग। तो जब कभी भी हम क्या है, कपड़ों में डिटर्जेंट को डालते हैं, हाँ, फिलिक का मतलब होता है बिल्कुल लविंग होता है, तो वाटर लविंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने, ये कोई गंदगी है, तो मिशेल फॉर्मेशन में क्या होता है, वहां पे छोटे छोटे मिशेल बन जाते हैं, छोटे 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 मिशेल बन जाते हैं। अब ये जो मिशेल होते हैं, ये मिशेल का काम क्या होता है, ठीक है। तो एक एंड किधर होता है, वाटर की तरफ, वाटर सरफेस की तरफ, और एक एंड कैसा होता है, इम्प्योरिटीज की तरफ होता है ना। मान के चलो कि कोरोना वायरस की तरह। तो अब ये क्या करते हैं, तो एक तो वाटर की तरफ हो गया, और वाटर वाला अपनी तरफ खींच रहा है, और एक किसकी तरफ हो गया, इम्प्योरिटी की तरफ हो गया। तो इम्प्योरिटीज क्या होती हैं कि इम्प्योरिटीज यहाँ पे टच होके, यहाँ अट्रैक्ट होके, और इम्प्योरिटी एक किसकी तरफ हो गया, इम्प्योरिटी की तरफ हो गया। तो इम्प्योरिटीज क्या होती हैं कि इम्प्योरिटीज यहाँ पे टच होके, यहाँ अट्रैक्ट होके, और इम्प्योरिटीज क्या होती है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। क्यों होता है, वही तो बता रहा हूं भाई। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, दैट इज ये आयनिक पार्ट होता है, और आयनिक पार्ट क्या करता है,
इम्प्योरिटीज के साथ उसको क्या है, अट्रैक्ट कर लेता है, इम्प्योरिटीज के साथ उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, जो सोप या डिटर्जेंट होते हैं सर, हाइड्रोफिलिक कैसे, हाइड्रोफिलिक नहीं होगा, हाइड्रोफिलिक तो बाहर की तरफ होगा, इधर क्या होगा, हाइड्रोफिलिक और ये वाला होगा हाइड्रोफोबिक। ठीक है, बाहर की तरफ कौन, वो तो याद करने के लिए बताया जाता है कि कौन किस साइड होगा। तो हाइड्रोफिलिक ये बाहर की तरफ होगा और हाइड्रोफोबिक उल्टा बता रहा हूं मैं, हाँ हाइड्रो, हाँ ठीक है, हाइड्रोफिलिक ये वाटर की तरफ होगा और हाइड्रोफोबिक किधर होगा, आपके इधर। मतलब हाइड्रोफिलिक क्या हो जाएगा, ये टेल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टेल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, बताओ। चलो ठीक है, सर मतलब हाइड्रोफिलिक में कौन सा कंपाउंड होगा, हाइड्रोफिलिक में आयनिक पार्ट होगा। जैसे क्या होते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट, ये क्या होते हैं, दैट आर द फैटी लॉन्ग चेन ऑफ, है ना, सोडियम या क्या होते हैं, सोडियम के ही ज्यादातर जनरली क्या होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम तो बहुत कम होता है, सोडियम ही होता है। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की, तो ये आपका क्या हो गया, ऐसे ये होता है। ठीक है, ये आपका होता है हाइड्रोफिलिक और ये आपका होता है हाइड्रोफोबिक। तो ये कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, ये ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और यहां पे क्या होता है, हाइड्रोफोलिक पे Na पॉजिटिव, 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 Na पॉजिटिव। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक एंड पे ये हो गया Na पॉजिटिव। ठीक है, और इस एंड पे क्या आ जाएगा, ये जो एंड है यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे इम्प्योरिटी। ठीक है, ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लियर है भाई, हाँ जी, आगे समझ में, चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लू आइज के बारे में। ठीक है, ब्लू आइज क्या होता है, ठीक है, और अभी तक आपने हनी सिंह के गानों में सुना होगा ब्लू आइज के बारे में। ठीक है, ब्लू आइज तेरी नोट आइज, तो ब्लू आइज इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आइज। ये क्या होती है, आइस की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग दैट इज इट इज अ वायरस फ्री आइस। और ये क्या होती है, वायरस फ्री आइस भी होती है ना, दिस इज नॉट अफेक्टेड फ्रॉम द वायरस, दैट इज इट इज वायरस फ्री आइस। ये कहाँ पाई जाती है, वो ये आपके ग्रीनलैंड में पाई जाती है। ठीक है, ये आपके कहाँ पाई जाती है, ग्रीनलैंड में पाई जाती है। और ये किस में यूज होती है, इट इज यूज टू मेकिंग विस्की। और ये कहाँ यूज होती है, विस्की बनाने में क्या है, यूज होती है। ठीक है, तो ठीक है, आपने अभी कुछ
नहीं किया होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन पढ़ा होगा कि जो विस्की होती है, विस्की क्या होती है, दैट इज 1 क्लास एल्कोहल होता है, ठीक है। एंड ये महंगा भी होता है। विस्की क्या होता है, महंगा होता है। क्यों? क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आइस, यानी कि ये क्या है, ब्लू आइस से ये बनती है। सर वायरस फ्री होने का क्या फायदा होता है? वायरस फ्री होने का क्या फायदा होता है कि ये फिर नॉन इन्फेक्शियस एक टाइप से हो जाता है। वायरस फ्री होने का मतलब क्या है कि मतलब वायरस इस पे अफेक्ट नहीं कर पाता है। वायरस भी जो अफेक्ट करता है वो कंटेमिनेटेड चीजों पे ही करता है, इस पे कंटेमिनेटेड चीजों पे ही करता है, और वो प्योरेस्ट फॉर्म या वायरस फ्री उस पे नहीं करता है, ठीक है। मतलब जनरली इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई। ग्रीनलैंड एक जगह है, ठीक है, ग्रीनलैंड एक जगह है, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रीनलैंड के क्या है वहां पे, मतलब एक आइलैंड है ग्रीनलैंड, और वहां पे ये क्या है, पाई जाती है ना। चलो क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैवी वाटर के बारे में, ठीक है। हैवी वाटर दैट इज द सेकंड आइसोटोप ऑफ द सेकंड आइसोटोप। ग्रीनलैंड में बर्फ है ना, हाँ ग्रीनलैंड में बर्फ है, और वो बर्फ कैसी है, नेचुरल बर्फ है, दैट्स व्हाई उसको क्या कहते हैं, ब्लू आइस। और ब्लू आइस मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आइस। सर वैसे होता है, आइस सेल होता है, तो इतने कूल टेम्परेचर में वायरस पनप पाते हैं क्या? नहीं पनप पाते होंगे। दैट्स व्हाई इट इज हिमालय का आइस। हिमालय का आइस का क्या है, वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। और प्योरेस्ट फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट होती है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन का है ना रहन सहन है, वो एशिया या यूरोप में ही है। कहाँ पे है, एशिया या यूरोप में भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो भी तो उस पे क्या हो रहे होंगे, स्टेबल हो रहे होंगे, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं हैवी वाटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम भी इसको क्या है बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो इसको जो डिस्कवर किया था, उरे और वॉसबर्न नाम के दो साइंटिस्ट थे, 1932 में उन्होंने क्या इसको डिस्कवर किया था। एंड इट इज द ऑक्साइड ऑफ हेवी हाइड्रोजन एंड ड्यूटीरियम। और हैवी वाटर क्या होता है, दैट इट इज द ऑक्साइड ऑफ हैवी हाइड्रोजन एंड ड्यूटीरियम। यानी कि हैवी हाइड्रोजन किसको कहा जाता है, कि जिसके अंदर क्या होता है, मास ज्यादा होता है, ठीक है। सर ये एनसीईआरटी का कंटेंट है ना, हाँ ये एनसीईआरटी का ही है। तो H2O, ये तो क्या हो गया, नॉर्मल वाटर हो गया, लेकिन D2O ये कैसा हो गया, हैवी वाटर हो गया। ये D2O कैसा हो गया, हैवी वाटर हो गया। और इसको हम क्या कहते हैं, डी यूटिरेटेड वाटर भी कई बार इसको बोलते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि यूपीएससी शब्दों का खेल है, जो आपको फंसा देता है। आपको देगा कि भाई डी यूटिरेटेड वाटर क्या होता है, तो आप उसी में कंफ्यूजन हो जाओगे। तो डी यूटिरेटेड वाटर किसको बोलते हैं हम, ड्यूटीरियम वाटर को, या फिर क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड को, या फिर हैवी वाटर। तो बोलना कुछ भी जाए, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। यूजेस मैं आपको ऑलरेडी इसका साथ डिस्कस कर चुका हूं। इट इज यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री में दो टाइप के लोग थे, ठीक है। एक थे मॉडरेटर, है ना, और एक कैसे थे, तड़क भड़क वाले। तो मॉडरेट क्या करते थे कि भाई मॉडरेट उनकी बात को थोड़ा सा संभालते थे, है ना। मॉडरेट क्या होते थे, उनकी बात को थोड़ा सा संभालते थे। तो मॉडरेट का मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज को नॉर्मल करना, किसी भी चीज को नॉर्मल करना। और मॉडरेटर का काम यही होता है। यानी कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, और वहां पे क्या होता है, फिजन होता है, और फिजन में क्या बनती है, चेन बनती है ना। एक से दो, और दो से फिर दो, ऐसे क्या होती है यहाँ पे, ऐसे चेन बनती रहती है। तो यदि इसको आप क्या करोगे, कंट्रोल नहीं करोगे, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फिर ये अनकंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो अनकंट्रोल होने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे फिर
ये इसको क्या करता है, मॉडरेट करता है, और मॉडरेट करने से क्या होता है, इसको कंट्रोल करता है, तो रिएक्शन क्या रहती है, कंट्रोल में रहती है। इसकी जो डेंसिटी होती है इट इज मोर देन प्योर वाटर, और इसकी सर न्यूक्लियर फ्यूजन आई थिंक मुश्किल होता है। फ्यूजन देखो अलग चीज हो जाता है और फिजन अलग चीज हो जाता है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। और जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, फ्यूजन और फिजन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बदल जाते हैं, करने का तरीका बदल जाता है। फ्यूजन का मतलब होता है कि जब दो चीजें मिलके किसी एक नए चीज को बना रही, और फिजन का मतलब होता है कि जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई भी चीज एक से क्या हो रही है, दो चीजों में टूट रही है। तो ये जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब चीजें कंबाइन होती हैं। और ये कैसी हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम पढ़ेंगे ना, तो ये कौन सी हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। ये क्या हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। ये फ्यूजन कैसी होती है, ये एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब दैट हीट और एनर्जी इज, यहां से क्या हो रहा है, हीट और एनर्जी एग्जिट हो रही है। ये कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। ये कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें पहले देनी पड़ती है। और आपको पता होगा कि सन में भी क्या होता है, फ्यूजन होता है, और यहाँ से क्या होता है, एक्सट्रीमली हीट क्या होती है, निकलती है, ठीक है। एक्सट्रीमली हीट क्या है, निकलती है। तो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द फिजन एंड फ्यूजन, ठीक है। इसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, प्योर वाटर से ज्यादा होता है। डेंसिटी प्योर वाटर से ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि प्योर वाटर आपका क्या है, H2O, और ये आपका क्या है, D2O। तो इसका एटॉमिक मास कितना है, H1 और इसका एटॉमिक मास कितना है, 2 हो जाता है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम यदि हम क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इसका मास ज्यादा होता है, तो इसका मास ज्यादा है, तो इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब इसकी जो डेंसिटी होगी वो इसकी डेंसिटी से क्या है, ज्यादा होगी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में, हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कई तरह के सवालों में ये क्या है, पूछा जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, सबसे पहले इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, H2O2 हो जाएगा। मैं इसका कंपोजिशन देखूं तो कंपोजिशन क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक, और एक का यानी दो, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 दूनी 32। दो से काट दो, दैट इज 1:16 के रेशियो में क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड पाया जाता है। तो इसको डिस्कवर जो किया था वो थेनार्ड नाम के साइंटिस्ट थे। 1818 में उन्होंने क्या डिस्कवर किया, ठीक है। हालांकि डिस्कवरी नहीं पूछी जाती है, लेकिन कई बार पूछ ली जाती है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही सिंपली पढ़ के चले जाओगे तो माइंड में क्या हो जाएगा, क्लिक कर जाएगा। ये कैसा वाटर होता है, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीजनेटेड वाटर, है ना। हमने क्या किया कि भाई हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा दिया, तो ये कैसा होता है, सर ये H2O2 इंजरी में यूज होता है ना, हाँ ये कई जगह। तो ये कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड वाटर ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन हम मिलवाएंगे, ठीक है, तब जाके ये क्या बनेगा, H2O2 बनेगा। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज मिसिबल विद वाटर। अब ये क्या होता है, वाटर के साथ मिसिबल होता है। शुभम रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या होता है, मिसिबल विद वाटर, मतलब वाटर के साथ ये क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग दैट इज मोर इंपोर्टेंट, इट इज यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये किसकी तरह यूज करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या है, यूज होता है, ठीक है। तो कई बार ये चीजें पूछ ली जाती हैं, जैसे आप पढ़ते हो एम्फोटेरिक,
ठीक है, आपने पढ़ा होगा एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो दोनों नेचर शो करते हैं, एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं, दे आर कॉल्ड द एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल में कई बार पूछ लिया जाता है, सीडीएस के पेपर में ही पूछा गया था इस बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, इट बिहेव्स लाइक एसिड एंड इट्स बिहेव लाइक बेस। ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, ये पता कैसे चला, क्योंकि हमें पता है कि एसिड प्लस बेस, आपने पढ़ा होगा, एसिड प्लस बेस जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वहां से वाटर रिलीज होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को एक बार क्या है, बेस के साथ रिएक्शन कराया और एक बार एसिड के साथ रिएक्शन कराया, तो दोनों बार इसने क्या दिया, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड दिया। तो पता लगा कि भाई जब बेस के साथ रिएक्शन कराया तो ये जरूर एसिड होगा और एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो ये बेस होगा। इसका मतलब ये दोनों ही नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर एज वेल एज बेसिक नेचर, और ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी क्या होता है, एज वेल एज बेसिक नेचर, और ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी क्या होता है, इट इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये यूज होता है। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, मतलब इसका ऑक्सीडेशन कराने में भी काम आता है और रिडक्शन कराने में भी काम आता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इसको मैं बोलूं, दैट इज ये क्या होता है, रिडॉक्स एजेंट होता है। ठीक है, रिडॉक्स का मतलब है रिड्यूसिंग प्लस ऑक्सीडाइजिंग एज वेल। ठीक है, अब इसका यूजेस कहां होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूजेस क्या है, कई बार पूछा जाता है, जैसे अभी आप में से किसी ने कहा कि सर ये तो दवाई की तरह भी यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है। तो सबसे पहले कहां यूज होता है, हेयर ब्लीचिंग प्लस ऑक्सीडाइजिंग एज वेल। ठीक है, अब इसका यूजेस कहां होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूजेस क्या है, प्लस ऑक्सीडाइजिंग एज वेल। ठीक है, अब इसका यूजेस कहां होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूजेस क्या है, कई बार पूछा जाता है, जैसे अभी आप में से किसी ने कहा कि सर ये तो दवाई की तरह भी यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है। तो सबसे पहले कहां यूज होता है, हेयर ब्लीचिंग में ये यूज होता है। ठीक है, आजकल आप देखते होंगे कि, है ना, कुछ लड़के 12 14 15 साल के लड़के और बालों के नए नए कलर मतलब करके निकलते हैं, कभी लाल कभी पीला, आधे लाल आधे पीले। तो इसमें हेयर ब्लीचिंग में ही वो यूज होता है। तो बेसिकली वो क्या होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं, और उस केमिकल में कौन सा होता है, H2O2 होता है ना। हाँ, फैशन है आजकल, है ना, और फैशन नहीं, जो लोग मुजरेबाजी करते थे ज्यादातर वही करते थे। ठीक है, और आम घरों की मैं बात करूं, जैसे आप हैं मैं हूं, है ना, और जिनको डर रहता है कि ये सब मैं करूंगा तो बाप जूती लेके बजा देंगे। आपने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, है ना, क्योंकि मुझे भी पता है मैं ये सब करूंगा तो बाप लोग क्या करेंगे, कूट के रख देंगे। आपको भी करोगे तो बाप लोग कहेंगे कि पता नहीं कहां से, मतलब खानदान में असुर पैदा हो गया है ना। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा फर्क भी पड़ता है चीजों का। ठीक है, आपको भी डर है, मुझे भी डर है, तो मैं कभी नहीं करूंगा और मैं करने के लिए कभी भी नहीं करूंगा। जो चीज गलत है वो गलत है ना, जो चीज सही नहीं है वो सही नहीं है। नेचुरल रहने की कोशिश करो, जैसे भगवान ने ब्लैक कलर दिया, रहो आराम से, रखो इनको। तो ये किस में यूज किया जाता है, हेयर ब्लीचिंग में यूज किया जाता है, क्या, H2O। नेक्स्ट है, इट इज आल्सो यूज एज ए एंटीसेप्टिक।
तो ये क्या है, एक दवा की तरह एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब कभी भी आपको चोट लग जाती है और चोट लगने के टाइम पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको क्या करता है, बैंडेज करता है। तो बैंडेज करने से पहले वो एक व्हाइट व्हाइट सॉल्यूशन आपके डालता है ना, चोट पे व्हाइट व्हाइट सॉल्यूशन डालता है और डॉक्टर का वो सॉल्यूशन डालना होता है और आपका वहां पे चिल्लाना होता है। क्यों? क्योंकि उससे आपको क्या होती है, जलन होती है ना। उस टाइम पे ऐसे लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा यही है। तो एकदम एकदम से जो जलन होती है वो क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ही होता है। और ये क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। ये क्या करता है, जर्म्स को किल करता है। जो भी गंदे जो भी बैक्टीरिया है वो उनको क्या करता है, बीटाडिन अलग होता है और एंटीसेप्टिक अलग होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, आपने कभी देखा हो तो हाइड्रोजन परऑक्साइड व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, साफ करने के लिए यूज किया जाता है, व्हाइट कलर का, है ना। हाँ, सेवलॉन भी होता है ना, और ये भी होता है ना। ऐसे ही थोड़ा सा ड्रॉप ड्रॉप से वो डालता है। बीटाडिन तो लाल कलर का हो जाता है ना। लेकिन बीटाडिन से पहले क्या होता है, साफ भी किया जाता है। बीटाडिन का भी सॉल्यूशन आता है हालांकि, लेकिन व्हाइट व्हाइट आपने देखा होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इट इज यूज फॉर एग्जामिन मिल्क एंड वाइन। ये क्या किया जाता है, मिल्क और वाइन को भी एग्जामिनेशन करने के लिए यूज किया जाता है। तो मिल्क में क्या होता है कि मिल्क से क्या निकाला जाता है, फैट निकाला जाता है ना। जो लोग गांव घरों से होंगे उनको पता होगा कि जैसे मिल्क की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम उसके अंदर फैट निकालते हैं, है ना। और फैट से पता चल जाता है कि भाई दूध कितना प्योर है। ठीक है, दूध कितना प्योर है तो वो उससे पता चल जाता है। तो अभी तो क्या हो गया, डिजिटल मशीन आ गई। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले नेचुरल चीजें होती थी। और नेचुरल चीजों में क्या होता था कि उसमें पहले एक एसिड डाला जाता था। एसिड के बाद क्या होता था, उसमें मिल्क डाला जाता था। मिल्क के बाद उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड डाला जाता था। और उसको एक क्या है, टेस्ट ट्यूब में बंद करके फिर उसको कैसे लाके उसको घुमाया जाता था, है ना। तो ये क्या है, मिल्क को भी एग्जामिन करने के लिए और ऐसे ही वाइन को भी एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज एज ए पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट नाउ इट इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये किस में यूज किया जाता है, पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, कैसे, इसको पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट, हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही है, सारी बातें सुन लोगे क्यों भाई? हाँ, सारी बातें सुन लोगे तो प्राइवेट क्या बचेगा। हाँ जी, पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में कैसे यूज किया जाता है। देखो जनरली क्या होता है, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं,
इंडिकेटर होते हैं, और हाइड्रोजन परऑक्साइड, और जब इसके साथ क्या होते हैं, बहुत सारे पॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब जब इसके साथ पॉल्यूशन रिएक्ट करेंगे तो पॉल्यूशन कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के, मान के चलो कि सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होता है, स्पेशल कलर ऑफ ऑर्डर, ये स्पेशल कलर यहाँ से क्या होता है, इमिट होता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे समझ जाते हैं कि भाई ये क्या होता है, बहुत ज्यादा है ना पॉल्यूशन हो रहा है, तो फिर क्या है, उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, और बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में तो है ना एक बार कंफर्म करके बता सकता हूँ। नेक्स्ट है हाइड्रोजन peroxide, एंड इट इज यूज इन द फ्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ रॉकेट एंड सबमरीन। और ये कहाँ यूज होता है, तो रॉकेट एंड सबमरीन में फ्यूल्स के फॉर्म में ये यूज होता है, ठीक है। जिसको हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन peroxide के फॉर्म में ही ये फ्यूल्स और सबमरीन में क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डूज एंड डॉन्ट्स। एक और चीज हो गया इसमें, चलो एक पॉइंट इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और वो आप ऐड कर लेना कि, और वो क्वेश्चन पूछा जाता है तभी मुझे याद आया, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि जो ओल्ड पेंटिंग होती है, ठीक है, ओल्ड पेंटिंग होती है, ठीक है, ओल्ड पेंटिंग जैसे जो पुरानी पेंटिंग होती है, जैसे आपकी मोनालिसा हो गई, है ना, और तो उन पेंटिंग के कलर को दोबारा से सही करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ इसमें नहीं था तो एकदम से याद आया, ठीक है। तो इसका जो टेक्निकल टर्म होता है, दैट इज यूज द टू ग्लेज द पेंटिंग, ठीक है। तो ग्लेज द पेंटिंग, तो किसका यूज होता है, हाइड्रोजन peroxide का यूज किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन peroxide, हाँ उनको सही करने के लिए हाइड्रोजन peroxide का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यहाँ पे नहीं था तो मैंने आपको बता दिया। और ये जो एंटीसेप्टिक मैंने आपको बताया था, और इस एंटीसेप्टिक का नाम लिख लेना, ठीक है। और एंटीसेप्टिक का नाम है, दैट इज कॉल्ड द परहाइड्रोल के नाम से इसको बोलते हैं, ठीक है। मार्केट में कैसे आता है, पर हाइड्रोल के नाम से ये आता है, किसके नाम से, पर हाइड्रोल के नाम से ये आता है, ठीक है। चलो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग। एक और इम्पोर्टेंट है, और वो ये है, अभी आपको पता होगा कि जब कोरोना आया आया था, ठीक है, तो कोरोना के लिए इंडिया ने कौन सी टैबलेट बनाई थी, याद है कुछ, जिसको पाकिस्तान ने भी मांगा था बट हमने डिनाई कर दिया था, हाँ जी, कुछ याद है, स्पुतनिक, नहीं नहीं नहीं, क्यूनिनोन करके, हाँ जी, भूल गए सब, भूल गए सब, चलो हाइड्रो क्यूनिना, क्यूनन, ठीक है।
तो वो थी क्यूनाइन, है ना, और हाइड्रोक्यूनिनन। और इसके लिए भी क्या है, किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलो ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड कंपाउंड में इतना ही है ना। और नेक्स्ट हियर आर द डूज एंड डोंट्स। ठीक है, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, अब देखो इसके लिए बस आपको दो ही बातें ध्यान में रखनी है कि ये जो चीजें हैं ये कुछ फैक्ट टाइप की इंफॉर्मेशन इसमें हो जाती है। ठीक है, और फैक्ट्स क्या होते हैं कि जब तक आप उनको याद नहीं रखोगे या जब तक आप उनको नहीं पढ़ोगे तो आप उनको क्या है, भूल जाओगे। ठीक है, तो आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें बस यही आपको करना है कि आप इसको एक बार रिवाइज करते रहना। ठीक है, प्लीज भाई, है ना, 2-4 मिनट का रिवीजन इसको दे दिया, और जो भी इसके क्वेश्चंस आते हैं उसको क्या है, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्या आपको करना है। सर सारे एजेंट बता दो। एजेंट जब पढ़ाऊंगा ना, रिडक्शन रिडॉक्स पढ़ाऊंगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो फिर तब मैं उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, आएगा अभी, अभी तो ये तो बीच से हमने केमिस्ट्री उठाया है। ठीक है, जो नया बिल्कुल शुरू से करूंगा तो वहां पे आपको क्या है, समझ में आएगा। ये क्या है, डिसीसेंट आया था, सिलिका जेल गलत हुआ था। हाँ, पूछ लिया जाता है ये सब। ठीक है, तो आगे अभी आएगा ना, जैसे मेटल है, मेटल के कंपाउंड है, कल से हम शुरू करेंगे। मेटल है, मेटल के कंपाउंड है। ठीक है, तो पहले मैं आपको मेटल की प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसके बाद फिर एक एक करके इनके कंपाउंड के बारे में बताऊंगा। सोडियम को उठाएंगे, सोडियम के यूजेस, मैग्नीशियम को उठाएंगे, मैग्नीशियम के यूजेस, एक एक करके हम इसको क्या है, करते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे करना है कि कल करोगे बताओ। सर आप बता सकते हो कि पैंथर बैच में दावे सर की क्लास का टाइमिंग क्या है? बिल्कुल बता सकते हैं। पैंथर बैच में जो टीचर हैं, डी से दावेशर, D4 दीक्षा मैम, S4 सुनील सर और श्याम सर। साइंस। ठीक है, 300 मार्क्स, 200 मार्क्स, 200 मार्क्स, 200 मार्क्स। ओके, हाँ सुबह ही है मेरा, सुबह 9:15 पे होगा। ठीक है, और यदि कोई टाइमिंग चेंज होगी तो वो मैं उसका आपको अपडेट कर। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, अभी टाइम है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मेटल के बारे में, अब हम शुरू कर देते हैं। देखो मेटल के बारे में जब हम बात करते हैं, एंड मेटल हैव सम फिजिकल एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें पता है कि भाई आयंस का फॉर्मेशन होता है, तो आयंस क्या होते हैं, दो प्रकार के, एक कैटायन, एक एनायन। ठीक है, कैटायन जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, एनायन जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। लूज करने के बाद इन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और गेन करने के बाद इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन प्लस। तो मेटल क्या होते हैं, जनरली कैटाइन होते हैं।
मेटल क्या होते हैं, जनरली कैटाइन होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा, और ये हमारी पीरियोडिक टेबल थी जिसमें हमने पढ़ा कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होते हैं, मेटल होते हैं, और राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल होते हैं, और ये बीच में जिगजैग लाइन क्या होती है, मेटलॉइड्स की होती है। तो लेफ्ट साइड फॉर द मेटल एंड राइट साइड फॉर द नॉन मेटल, राइट। चलिए, अब मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है ना, पीरियोडिक टेबल में भी मैं बात करूं तो जनरली ये एस ब्लॉक में भी पाए जाते हैं, ठीक है, और आपके डी ब्लॉक इनका है, एफ ब्लॉक में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है, और पी ब्लॉक में जनरली नॉन मेटल पाए जाते हैं। पी ब्लॉक में कौन से होते हैं, जनरली नॉन मेटल पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल, भाई क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया कि मेटल अलग होते हैं, नॉन मेटल अलग होते हैं, तो क्लासिफिकेशन इनका हमने कर दिया। अब मेटल की क्या होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और कुछ कुछ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, पहले के टाइम में, मतलब जब, मतलब इतिहास, बहुत पुराने इतिहास के बारे में मैं बात करूं, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा मेटल की खोज नहीं हुई थी, है ना। आप पढ़ते होंगे कि आयरन की खोज भी कब हुई थी, आयरन की खोज हुई थी प्री हिस्टोरिक पीरियड में, जब वो फिर लोगों ने धीरे 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 आयरन से टूल बनाने शुरू किए। टूल बनाने के बाद जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी, पहले लोग क्या करते थे, आज यहाँ पे है, खेती की, खाया पिया, यहाँ से निकल के आगे चले गए। लेकिन जब टूल्स हुए, टूल्स होने से खेती ज्यादा हुई, खेती ज्यादा होने से क्या हुआ, उस अनाज को स्टोर करना पड़ेगा, तो लोगों के पास एक वजह बनी कि भाई हम यहाँ पे रुकेंगे, है ना। तो पहले के टाइम में प्री हिस्टोरिक एरिया में, मतलब प्री हिस्टोरिक एरा, मतलब उससे भी पहले, सिर्फ और सिर्फ 3 ही मेटल के बारे में लोगों को ज्ञात था, ठीक है। चलो बताओगे कौन कौन से मेटल थे, हाँ जी, 3 metals at the rate prehistoric period। आयरन भी बहुत बाद में हुआ है। चलो गुप्ता पीरियड, ये सब याद करो, क्या क्या थे भाई। चलो, तो 3 बड़े ही कॉमन थे। पहला था कॉपर, ठीक है, चांदी के सिक्के। दूसरा था आपका सिल्वर, सिल्वर के भी क्या होते थे, कॉइन होते थे। और डी था 3 आपका मेनली गोल्ड था, ठीक है, क्योंकि इन तीनों के ही क्या है, कॉइन्स बनाए जाने लगे थे। तो कॉपर, सिल्वर आपका हो गया एजी, और गोल्ड आपका हो गया ए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पहले क्या थे, 3 ही मेटल सिर्फ लोगों को पता है, लेकिन आज 3 से कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। टोटल अराउंड कितने मेटल है, 90 मेटल्स है। तो मेटल की क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात करूं तो मेटल के क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, उनके एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे जनरली मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जनरली मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाता है, इसका एक्सेप्शन पूछा जाता है। आपसे क्या पूछा जाता है, इसका एक्सेप्शन पूछा जाता है, ठीक है। तो जनरली मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन मैं बात करूं सोडियम के बारे में,
मैं बात करूं लिथियम के बारे में, तो ये कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, इनको आप नाइफ से भी क्या है काट सकते हैं, मतलब चाकू से इनको कट करके स्लाइस बना के ब्रेड के बीच में रख के क्या है खा सकते हो, ठीक है। तो थोड़ी सी मौत आसान हो जाएगी। सोडियम खाओगे इतने अमाउंट में तो मरना तो तय है ना, क्यों भी। तो जनरली मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम एंड लिथियम क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है, चाकू से आप इनको स्लाइस रख के क्या है काट सकते हैं, है ना। तो कभी मटर पनीर खाते हो, कभी मटर सोडियम भी खाओ भाई, है ना, कभी मटर लिथियम भी खाओ, क्यों भाई, होता है कि नहीं होता है। चलो, तो जनरली जो मेटल होते हैं, पेनफुल तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। तो ये कैसे होते हैं, जनरली मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन आपका सोडियम हो गया, आपका लिथियम हो गया, है ना। उसके बाद इवन जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम भी कैसा होता है, सॉफ्ट में ही आ जाता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये आपके सॉफ्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट दैट इज मेटल कैसे होते हैं भाई, मेटल आपके सोनोरस होते हैं। सोनोरस को छोड़ो पहले, मेटल कैसे होते हैं, लश्रस होते हैं। अभी लश्रस क्या होता है ना, लस्ट भरी होती है इनके अंदर, नहीं। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, ये चमकदार होते हैं, है ना। मेटल क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, ठीक है। तो मेटल जनरली कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं। और नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन आ जाता है नॉन मेटल में फिर इसका, कि जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, ठीक है। तो मेटल जनरली कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं। और नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन आ जाता है नॉन मेटल में फिर इसका, कि जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, लस्ट्रस होता है। चलो थर्ड पॉइंट होता है कि आपके कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है कि जिनको पीट पीट के क्या है सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं, जिनको हम सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर, ये कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है वायर, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, वायर। और 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। दिस इज द डक्टिलिटी ऑफ द गोल्ड, यानी कि द मोस्ट डक्टेबल मेटल कौन सा होता है, आपका गोल्ड होता है। 1 ग्राम गोल्ड से मतलब 2 किलोमीटर आप बना सकते हो, मतलब आज के 60,000 रुपए में आप 20 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो, है ना। 10 ग्राम गोल्ड 60,000 का हो गया, और 20 ग्राम उससे आप वायर बना सकते हो, क्योंकि उसकी डक्टेबिलिटी क्या होती है, इतनी ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करें पॉइंट नंबर 5, मेटल का जो जनरली बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। लेकिन अगेन इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन होते हैं। सर सिल्वर से कितना बना सकते हैं, कितना का तो एग्जैक्ट नहीं है डेटा, लेकिन सिल्वर क्या होता है, मतलब ठीक है कंडक्टर में होते हैं, सिल्वर है, लेकिन उसकी डक्टिलिटी कम होती है, गोल्ड की डक्टिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि सिल्वर थोड़ा सा कमजोर भी तो होता है ना, टूट जाएगा वो, है ना। दो आधा ही मान लो, ठीक है, आधा या 1/4 ही मानो गोल्ड की, ओके। चलो, मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये हाई होता है, लेकिन एक्सेप्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक्सेप्शन में कौन सा हो जाएगा, दैट इज गैलियम और सीजियम। इनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल होने के बाद भी क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है,
ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 6, मेटल की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। मेटल की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, लेकिन एक्सेप्शन, मेटल की डेंसिटी क्या है, लो होती है, और लो डेंसिटी वाले आपके कौन से हो जाते हैं, तो लो डेंसिटी वाले आपके हो गए सोडियम, लो डेंसिटी वाले आपके हो गए सोडियम और पोटेशियम। इनके क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम जनरली क्या होते हैं, लो डेंसिटी के होते हैं। पॉइंट नंबर 7, दैट इज सोडियम और पोटेशियम, इनके क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम जनरली क्या होते हैं, लो डेंसिटी के होते हैं। पॉइंट नंबर 7, दैट इज मेटल जो होते हैं, ठीक है, और मेटल क्या होते हैं, जनरली सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दैट इज एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में कि वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी इज ए एक्सेप्शन ऑफ द सॉलिड, और मर्क्यूरी क्या होता है आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो मेटल की ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज से क्या है, आपको एक्सेप्शन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 8 पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पूछा जाता है कि भाई बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होता है, तो बेस्ट में आ जाता है आपका सिल्वर। ठीक है, सिल्वर, उसके बाद आपका क्या हो गया, कॉपर हो गया, तो ये आपके किस में आ जाते हैं, बेस्ट कंडक्टर में आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स विच आर इंपोर्टेंट, है ना, लेकिन ये कैसी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी होती है। ठीक है, कैसी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये आपकी होती है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कर लेंगे फिर